Hello dear students, we are going to learn a new topic. Our topic of discussion is going to be the ecology. We are going to start with a new unit, that is unit 10, and new chapter, that is organism and population. Then we are going to learn about ecology and levels of biological organization in ecology. दिस वीडियो इज़ गोइंग टू वेरी इंपॉर्टेंट, देयरफॉर वॉच द वीडियो टिल द एंड। हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में डिस्कस करने वाले नया टॉपिक, हमारा टॉपिक और डिस्कशन होगा इकोलॉजी। इकोलॉजी एक नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, साथ में चैप्टर होगा हमारा नया ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस। इसी में हम इकोलॉजी पढ़ेंगे और साथ में पढ़ेंगे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन क्या क्या होते हैं। ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को एंड तक देखना है, ध्यान से देखना है। माय नेम इज़ दीपक लाठर, आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन ऑल दिस इन वीडियो। नाउ स्टार्ट द वीडियो। वी आर गोइंग टू स्टार्ट। हम क्या करने वाले, देखो नई यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ इकोलॉजी। लास्ट यूनिट है जो कि 12th क्लास में है, 10th यूनिट है। चैप्टर इसका पहला चैप्टर है, इसको चैप्टर 13 होगा अकॉर्डिंग टू 12th के सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस चैप्टर का नाम है हमारा। इसके अंदर 3 चैप्टर्स आते हैं इस यूनिट के अंदर। उसमें से पहला चैप्टर हमारा ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशंस है। तो हम यहाँ पे ऑर्गेनिज्म के बारे में भी समझने वाले हैं और पॉपुलेशन के बारे में भी, जो कि आते हैं इकोलॉजी के अंडर। तो पहले हम इकोलॉजी को समझेंगे और उसके बाद फिर हम समझेंगे लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे गिवन है। देखो इकोलॉजी क्या है। इकोलॉजी ऐसी ब्रांच ऑफ साइंस है जिसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट इन्वायरमेंट एंड लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म का इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्शन होता है, या इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ इंटरेक्शंस कैसा रहता है, दोनों एक दूसरे को कैसे इफेक्ट कर सकते हैं, इसी की स्टडी करते हैं। ऐसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, दैट इज़ इकोलॉजी। इसकी अलग अलग डेफिनेशंस दी गई इसको समझाने के लिए, इकोलॉजी पॉपुलर करने के लिए, ताकि लोगों को समझ में आ जाए कि इन्वायरमेंट क्या है, साथ में लिविंग ऑर्गेनिज्म कैसे इंटरेक्ट करते हैं, किस तरह से इन्फ्लुएंस होते हैं, इन्वायरमेंट कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म को इफेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम इकोलॉजी, ब्रांच ऑफ साइंस दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ इंटरेक्शंस अमंग ऑर्गेनिजम्स। कह रहा है कि अगर हम यहाँ पे देखें लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस के इंटरेक्शंस जो हैं वो भी यहाँ पे इकोलॉजी के अंदर स्टडी किए जाते हैं, साथ में बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स इन्वायरमेंट, और फिजिकल और एबायोटिक, क्योंकि फिजिकल होते हैं, एबायोटिक होता है इन्वायरमेंट। तो इसलिए यहाँ पे कह रहा है कि नॉट ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म के आपस के इंटरेक्शंस को स्टडी किया जाता है इकोलॉजी में, साथ में हम क्या स्टडी करते हैं, इसके साथ में हम वो लिविंग ऑर्गेनिज्म के और उनके फिजिकल और एबायोटिक इन्वायरमेंट के बीच की रिलेशनशिप को हम स्टडी करते हैं, इंटरेक्शन किस तरह के इंटरेक्शंस हैं। इसी ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी। ये आपको डेफिनेशन समझ में आ गई। एनसीईआरटी में डेफिनेशन गिवन है, एनसीईआरटी में अकॉर्डिंग आप डेफिनेशन को लिख देना, सेम डेफिनेशन करेक्ट हो जाती है। इसके अलावा देखो एर्नेस्ट हैकेल ने भी इसकी डेफिनेशन देने की कोशिश की। इकोलॉजी द साइंस डीलिंग विद द रेसिप्रोकल रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड। रेसिप्रोकल का मतलब क्या है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक्सटर्नल इन्वायरमेंट या वर्ल्ड के साथ में, इन्वायरमेंट के साथ में, और इन्वायरमेंट का लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में रिलेशनशिप होता है। तो इसलिए कह रहे हैं कि यहाँ पे अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ ऐसा करते हैं जिससे इन्वायरमेंट पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या इन्वायरमेंट में कुछ ऐसा चेंज आता है जिसकी वजह से क्या होता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म इफेक्ट हो जाते हैं। तो ऐसी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप की अगर स्टडी करते हैं, इसी को हम क्या कहते हैं, इकोलॉजी। इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं, इकोलॉजी, जो कि एर्नेस्ट हैकेल ने इसके बारे में बताया था। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है, इकोलॉजी इज द साइंस डीलिंग विद द स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ नेचर। तो ओपी ऑर्डर ने कहा कि इसमें जो है इकोलॉजी के अंदर हम नेचर या प्रकृति के स्ट्रक्चर को समझते हैं और फंक्शन को समझते हैं, कि क्या स्ट्रक्चर है नेचर का और साथ में इसके फंक्शन क्या है। ओपी ऑर्डर ने इसकी डेफिनेशन को समझाने के लिए इस तरह सिंप्लीफाई डिफाइन किया था इकोलॉजी को। तो ओवरऑल सबके अंदर यही निकल के आ रहा है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के बीच के इंटरेक्शंस और जो है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच इंटरेक्शन की स्टडी करेंगे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। तो ये डेफिनेशंस हैं, आप सिंपल डेफिनेशन ये वाली लिख देना, तो ये सफिशिएंट होगी। बोर्ड में अगर क्वेश्चन आता है तो वहाँ पे आपको इतना पूछ जाएगा। देखो अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, नीट का एग्जाम है, तो उसमें क्या आ सकता है, जैसे टर्म आ सकता है। टर्म इकोलॉजी किसने सबसे पहले पॉपुलर किया था, किसने कॉइन किया था, रिटर साइंटिस्ट ने 1868 में इकोलॉजी टर्म को पॉपुलर करने का काम किया था, टर्म दिया गया था, कॉइन किया गया था रिटर साइंटिस्ट के 1868। फिर फादर ऑफ इकोलॉजी किसका बोला जाता है, जिन्होंने सबसे ज़्यादा काम किया इस फील्ड में, एर्नेस्ट हैकेल। कौन से साइंटिस्ट, एर्नेस्ट हैकेल, जिन्होंने डेफिनेशन भी दी थी रेसिप्रोकल रिलेशनशिप वाली बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड एक्सटर्नल वर्ल्ड के वाली। तो यहाँ पे फादर ऑफ इकोलॉजी जो है एर्नेस्ट हैकेल को बोला जाता है। फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया अगर यहाँ पे देखा है तो प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी को बोला जाता है। प्रोफेसर रामदेव मिश्रा जी इज कॉल्ड एज फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, जिन्होंने काफ़ी सारा काम किया इंडिया में इकोलॉजी के और इन्वायरमेंट के ऊपर काम किया।
काफ़ी नए कोर्सेज जो है इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए। इनकी जीवनी को आप देखोगे तो काफ़ी इन्होंने कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है। इन्हीं कॉन्ट्रीब्यूशन की वजह से मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट जो है स्टेब्लिश हो पाई थी। तो इन्होंने बहुत सारे इन्वायरमेंट से रिलेटेड काम किए थे। सिर्फ फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया कहा जाता है प्रोफेसर रामदेव मिश्रा, जो कि अभी नीट में क्वेश्चन रिसेंटली आया है नीट 2025 के अंदर, जहाँ पे यही पूछा गया था कि हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, दैट इज़ प्रोफेसर रामदेव मिश्रा। हो सकता है नेक्स्ट टाइम फादर इकोलॉजी पूछे तो क्या आएगा, अर्नेस्ट हैकेल आएगा। हो सकता है फिर ये आ जाए कि टर्म इकोलॉजी किसने कॉइंड किया था, रीटर 1868 में किया था। दिस वाज अबाउट द इंट्रोडक्शन अबाउट द यूनिट 10 इकोलॉजी के बारे में। अब हम देखते हैं यहाँ पे लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इतना आपको समझ में आ चुका होगा। अब देखते हैं लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। अगर आप इकोलॉजी को पढ़ना शुरू करेंगे तो सबसे बेसिक जो यहाँ पे यूनिट मिलेगी इकोलॉजी आप स्टडी करना स्टार्ट कर सकते हैं, वो है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म से नीचे आप इकोलॉजी का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ में जो है एक तरह से डिस्कस तो कर सकते हैं, लेकिन उसको एग्जैक्टली जो है आप फाइंड आउट जल्दी से कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन ऑर्गेनिज्म के लेवल पे जाकर के आप कुछ जो है उसकी स्टडी को कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे बेसिक यूनिट कौन सी है जहाँ से इकोलॉजी स्टार्ट होती है, ऑर्गेनिज्म। इससे ऊपर जा सकते हैं आप, इससे नीचे जा करके इकोलॉजी का इफेक्ट आप नहीं पढ़ पाएंगे। तो ऑर्गेनिज्म क्या है, बेसिक यूनिट है। तो क्वेश्चन आ सकता है कि बेसिक यूनिट ऑफ इकोलॉजी क्या है जहाँ से हम स्टडी करते हैं इकोलॉजी को, दैट इज ऑर्गेनिज्म। तो पहला क्वेश्चन हमारा यहीं से बन जाता है कि ऑर्गेनिज्म जो है बेसिक यूनिट ऑफ स्टडी है फॉर इकोलॉजी, दैट इज ऑर्गेनिज्म। ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हो रिलेटेड स्पीसीज के तो क्या बनाएंगे बेटा, पॉपुलेशन बनाएंगे। क्या बन जाएगी, पॉपुलेशन। तो ऑर्गेनिज्म का ग्रुप बन जाए तो उससे क्या बन सकती है, पॉपुलेशन। पॉपुलेशन का ग्रुप बन जाए उससे क्या बन सकती है, कम्युनिटीज। क्या बनेगी, कम्युनिटीज। पॉपुलेशन अगर एक साथ असेंबल हो जाए तो उससे क्या बनेगी, कम्युनिटीज़ बनेंगी। और साथ में पॉपुलेशन का इंटरेक्शन कैसे है ये डिपेंड करेगा। तो कम्युनिटी का स्ट्रक्चर उसके अकॉर्डिंग चेंज हो सकता है। फिर डिफरेंट कम्युनिटीज़ जो है मिल करके क्या बना सकती हैं बेटा, इकोसिस्टम बना सकती हैं। डिफरेंट कम्युनिटीज़ अगर एक साथ आ जाएँ तो क्या बन सकता है, इकोसिस्टम बन सकता है। अगर सेम टाइप इकोसिस्टम साथ में आए तो क्या बन सकता है, लैंडस्केप बन सकता है। लैंडस्केप्स को साथ में देखोगे तो क्या बन सकता है, बायोम। बायोम्स को साथ में मिला देंगे क्या बन जाएगा, बायोस्फीयर। तो हम ऑर्गेनिज्म से स्टार्ट करके अगर देखेंगे तो हम ऊपर की तरफ जाएंगे तो हमारी लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इंक्रीज होगा। तो ऑर्गेनिज्म के बाद क्वेश्चन आ सकता है कि इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करिए। तो यहाँ पे ऑर्गेनिज्म हमारे सिलेबस में है, पॉपुलेशन हमारे सिलेबस में है, कम्युनिटी हमारे सिलेबस में, इकोसिस्टम हमारे सिलेबस में है, और डायरेक्टली फिर लैंडस्केप ना दे करके बायोम के बारे में हमारे सिलेबस में डिस्कशन किया गया है। तो एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन करेक्ट ऑर्डर बताओ। तो सबसे पहले क्या आना चाहिए, ऑर्गेनाइज्म, उसके बाद में पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटीज़, फिर इकोसिस्टम, फिर लैंडस्केप और फिर बायोम, और सबसे बड़ा कौन सा होगा, बायोस्फीयर। सबसे लोवेस्ट लेवल पे कौन है, ऑर्गेनिज्म। तो इस प्रकार से जो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट होते हैं और करेक्ट सीक्वेंस का एग्जाम में आ सकता है। तो डेफिनेटली आपको इस तरह से पढ़ना है। अब इनकी डेफिनेशंस भी देख लेते हैं। पॉपुलेशन क्या होता है, जैसे मैंने बताया भी था। तो पॉपुलेशन की डेफिनेशन सिंपल सी है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ रिलेटेड स्पीसीज इनहेबिटिंग ए गिवन एरिया। किसी एरिया में अगर जो है इंडिविजुअल रिलेटेड स्पीसीज के उस एरिया में प्रेजेंट हैं तो वो एक साथ क्या बना सकते हैं, पॉपुलेशन को बना सकते हैं। उनके ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, पॉपुलेशन बोल सकते हैं। फिर पॉपुलेशन मिलकर क्या बना सकती है, कम्युनिटी। तो कम्युनिटीज़ की डेफिनेशन देखो, असेंबलीज ऑफ डिफरेंट पॉपुलेशन ऑफ डिफरेंट स्पीसीज। असेंबलीज का मतलब असेंबली ऑफ पॉपुलेशन डिफरेंट स्पीसीज विच शो इंटरडिपेंडेंस, जो एक दूसरे पे क्या है, पॉपुलेशन इंटरडिपेंडेंट हों। एंड इंटरेक्शंस भी शो करें लाइक कंपटीशन, प्रेडेशन, म्यूचुअलिज्म के बीच में हो सकता हो। इसका मतलब सिंपल सा है, अगर दो अलग अलग पॉपुलेशन एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट करती है, इंटरेक्ट करने के जो इनके इंटरेक्शंस हैं वो किसी भी टाइप के हों, जैसे कंपटीशन, प्रेडेशन टाइप भी हो सकते हैं, तो एक दूसरे पे डिपेंड करें, इंटरडिपेंडेंस हो, तो ऐसी पॉपुलेशन जो है कम्युनिटी का पार्ट बन जाती है, दे आर पार्ट ऑफ कम्युनिटीज़। तो यहाँ पे कम्युनिटीज़ आपको समझ में आ गया। तो हम ये पढ़ने वाले भी हैं कम्युनिटी के बारे में डिटेल में आगे जाकर के। फिर इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होगा, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटी अगर एक साथ आ जाएँ, इंटीग्रेट हो जाएँ, मिल जाएँ एक दूसरे के साथ में जो है विद दिस फिजिकल इन्वायरमेंट थ्रू द एक्सचेंज ऑफ एनर्जी एंड रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। एक कह रहा है कि सिंपली अगर डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटी का क्या हो जाए, एक दूसरे के साथ में इंटीग्रेशन हो जाए, एक दूसरे पे डिपेंड करें, एक तरीके से इन्फ्लुएंस करें एक दूसरे को फॉर एनर्जी रिक्वायरमेंट और रिसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट के लिए। तो इसलिए यहाँ पर अगर इस तरह से होता है तो इस कंपोजिशन को हम क्या बोलते हैं बेटा, इकोसिस्टम। क्या बोलते हैं, इकोसिस्टम। जहाँ पे हम एक्सचेंज ऑफ एनर्जी कॉमनली देखते हैं, दैट इज अंडर द इकोसिस्टम। या रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट के बारे में हम पढ़ेंगे इकोसिस्टम के अंदर।
तो यहाँ पे इकोसिस्टम क्या है, कंपोजिशन ऑफ डिफरेंट बायोलॉजिकल कम्युनिटी इंटीग्रेटेड विद इट्स फिजिकल इन्वायरमेंट। साथ में क्या होगा, लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ में इन्वायरमेंट भी यहाँ पे मैटर करेगा। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म प्लस इन्वायरमेंट को अगर स्टडी करेंगे तो अभी तक आपने देखा था कि इन्वायरमेंट का रोल हमने ज़्यादा देखा नहीं था, पॉपुलेशन में सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म का आपस का रिलेशन था, कम्युनिटी में भी वही था। लेकिन यहाँ पे आकर के इन्वायरमेंट को कंसिडर करना पड़ेगा इकोसिस्टम के लेवल पे, और फिर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, जो कि एनर्जी इन्वायरमेंट से ही आती है, फिर रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट जो कि वापस से इन्वायरमेंट में जाता है रिसाइकिल होने के बाद न्यूट्रिएंट्स। तो इसलिए इकोसिस्टम और इन्वायरमेंट का रिलेशन यहाँ पे जो है इस्टेब्लिश है। फिर लैंडस्केप, लैंडस्केप क्या होता है, यूनिट ऑफ लैंड विद ए नेचुरल बाउंड्री, इसकी नेचुरल बाउंड्री है, ऐसा हमने कोई आर्टिफिशियल बाउंड्री नहीं बनाई है, हैविंग सिंथेटिक बाउंड्री नहीं बनाई है, हैविंग मोजाइक ऑफ पैचेस विच रिप्रेजेंट डिफरेंट इकोसिस्टम, विच रिप्रेजेंट डिफरेंट इकोसिस्टम। लैंडस्केप क्या होगा, बहुत सारे इकोसिस्टम एक साथ मिल जाएं, एक साथ इकोसिस्टम मिल जाएंगे तो क्या होगा बेटा, कि लैंडस्केप बन जाएगा। और वे क्या रिप्रेजेंट करेंगे, वे डिफरेंट इकोसिस्टम जो है मोज़ेक ऑफ पैचेस अलग अलग इकोसिस्टम को रिप्रेजेंट करेंगे विद नेचुरल बाउंड्री। तो बहुत सारे इकोसिस्टम को एक साथ स्टडी करेंगे एक यूनिट ऑफ लैंड पे, तो उसको हम क्या बोलेंगे, लैंडस्केप, दैट इज कॉल्ड एज लैंडस्केप। फिर आता है नेक्स्ट बायोम। बायोम क्या होगा, लार्ज रीजनल यूनिट। अगर हम बहुत सारे लैंडस्केप को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगी, लार्ज रीजनल यूनिट बनेगी विच इज़ करेक्टराइज बाई मेजर वेजिटेशन टाइप, जिसकी एक तो फीचर होगा कि उसके अंदर वेजिटेशन टाइप जो है पर्टिकुलर टाइप की वहाँ पे ग्रो कर रही होगी, और साथ में उसके अंदर जो एसोसिएटेड फोना जो एनिमल्स होंगे वहाँ के उस एरिया के जो उस वेजिटेशन में ग्रो कर रहे होंगे साथ साथ इन स्पेसिफिक क्लाइमेटिक जोन। तो यहाँ पे बायोम्स क्या है, ए लार्ज रीजनल यूनिट विच इज़ करेक्टराइज्ड बाई मेजर वेजिटेशन टाइप, जिसकी पर्टिकुलर वेजिटेशन जो है आप प्रिडिक्ट कर सकते हैं क्लाइमेट के अकॉर्डिंग, और साथ में एसोसिएटेड फोना कैसा होगा ये भी आप बता सकते हैं। तो ऐसे रीजनल यूनिट को हम क्या बोलते हैं बेटा, बायोम बोलते हैं। और फिर नेक्स्ट आता है बायोस्फीयर। बायोस्फीयर क्या है, लाइफ सपोर्टिंग जोन विच कंप्राइजेज बोथ, जिसमें हमारे अर्थ के दोनों जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बायोम को एक साथ देखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, बायोस्फीयर बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा बेटा, बायोस्फीयर। तो बायोस्फीयर क्या है, जब हम अर्थ के दोनों जो है एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बायोम के एक साथ स्टडी करेंगे तो एक लाइफ सपोर्टिंग जोन बनेगा, इसकी इन दोनों लाइफ को सपोर्ट करते हैं एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल बायोम। तो दैट फॉर्म्स द, यहाँ पे क्या बनाएगा बेटा, बायोस्फीयर बन जाएगा। तो सबसे लार्जेस्ट यूनिट क्या बनेगी इकोलॉजी की, बायोस्फीयर। तो अलग अलग डेफिनेशंस भी हमने देख लिए यहाँ पे, लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग जो है क्या है, बेसिक यूनिट क्या है हमने ये भी देख लिया है, और हाईएस्ट यूनिट क्या है हमारे लिए जो है बेसिक यूनिट ऑर्गेनिज्म है, हाईएस्ट यूनिट क्या है बायोस्फीयर, या उससे नीचे जो है बायोम आता है, और साथ में इकोलॉजी की डेफिनेशन हमने देखी हैं। तो मुझे उम्मीद है कि हमें इंट्रोडक्शन वाला पार्ट कंप्लीट किया है, तो ये आपको सब बातें समझ में आ गई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, कमेंट करके बताओ, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।